हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज हम न्यू लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। दिस इज फॉर सीए और सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर 2021 एग्जाम। इससे पहले दोस्तों आपको यूट्यूब पर मेरे 13 लेक्चर्स अपलोडेड मिल जाएंगे। दिस इज अ न्यू लेक्चर नंबर 14। दोस्तों, लेक्चर नंबर 13 में मैंने आप लोगों को सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया था। दोस्तों, एक चीज आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, हमारे फर्स्ट 15 वीडियोस ही आपको यूट्यूब पर मिल पाएंगे। इसके बाद अगर आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप हमारे कोर्स को व्यू करना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमारे जो एप्लीकेशन है अमित खांडल क्लासेस और AIR1 CA का एक ऐप है वो दे रहा हूं, वहां से आप हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 में दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं और जो कल हमने पढ़ा था उसको एक छोटा सा रिकैप भी कर लेते हैं। दोस्तों, कल मैंने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में बताया था। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पैकेज, कोई भी ऐसा बंडल ऑफ सर्विस जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाता है, जिसको हम नेचुरल बंडल बोलते हैं दोस्तों। और जब जब नेचुरल बंडल का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कौन सी वाली सप्लाई मानोगे? आप उसको वो सप्लाई मानोगे दोस्तों जो कि प्रिंसिपल सप्लाई है। जो कि क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल सप्लाई है। अगर बंडल ऐसा है जो कि आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, तो वहां पर जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैंने लेक्चर नंबर 13 रिकॉर्ड किया है। तो आर्टिफिशियल जो बंडल होगा जिसको हम मिक्स सप्लाई बोलेंगे, वहां पर दोस्तों आप ये देखोगे कि उन वेरियस एलिमेंट्स में से हाईएस्ट रेट कौन सी वाली है। तो जो हाईएस्ट रेट होगी डियर, उसके अकॉर्डिंग हमें जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसे पूरे बंडल को डियर वो वाली सप्लाई मानना पड़ेगा। तो ये सारी बातें दोस्तों हमारी ऑलरेडी कल की क्लास में डिस्कस हो गई थी। आज मैं आप लोगों को पहले कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाऊंगा और उसके बाद में दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले आप नोट करना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाने वाला हूं। तो आप लोग सभी अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिए और उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आप लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि हम जो भी क्लासेस ले रहे हैं उसके पूरे आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बनाकर दे रहे हैं। वो भी क्लास के अंदर आपको खुद लिखना है कॉपी में, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको लर्न भी होगा, याद भी होगा डियर। आप लोगों के साथ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लर्न नहीं होता है, रिटेन नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीजें डियर आज आपको यहां से मिल जाएंगी। तो दोस्तों रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिलेटेड पर्सन कौन होता है? जब आप रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन को पढ़ते हो तो दोस्तों उसके अंदर ये लिखा है कि जब आप सेम फैमिली मेंबर्स होते हो तो भी हम आपको रिलेटेड पर्सन बोलते हैं, है ना? तो भी हम आपको रिलेटेड पर्सन बोलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ये फैमिली का मतलब क्या है, ये फैमिली क्या चीज होती है भाई? तो मैं आप लोगों को माय डियर फ्रेंड्स फैमिली का मतलब बता देता हूं। सबसे पहली बात देखो, फैमिली का मतलब होता है स्पाउस, क्योंकि जो फैमिली वर्ड है डियर वो एज पर अनदर लॉ आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी। डिफरेंट लॉ के अंदर डिफरेंट डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। तो अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली? फैमिली का मतलब क्या है? तो दोस्तों फैमिली के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है स्पाउस। दोस्तों ये जो स्पाउस होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवन साथी। देखो, एक तो क्लास के अंदर आपके साथ बैठ के पढ़ रही है वो जीवन साथी नहीं है, इट मे बी पॉसिबल कि वो भी बाद में जीवन साथी बन जाए। तो मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि आप यहां पर सबसे पहले स्पाउस वर्ड लिख लो। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। जीवन साथी का मतलब होता है लाइफ पार्टनर। तो जितने भी लाइफ पार्टनर होते हैं उन्हें भी, जितने भी मतलब एक ही होता है वैसे तो स्पाउस को हम यहां पर रिलेटेड पर्सन बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, जो चिल्ड्रन होते हैं ना, चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चे भी जो हैं वो फैमिली माने जाते हैं। बच्चे बड़े हों या छोटे हों, मैरिड हो या अनमैरिड हो, मेजर हो या माइनर हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं डियर।
बच्चों को ऑलवेज फैमिली माना जाएगा, राइट, एज पर जीएसटी लॉ। लेकिन सेकंड पॉइंट जब आप नोट करते हो तो सेकंड पॉइंट एक बार नोट कर लीजिए, उसमें सबसे पहला नाम आता है पेरेंट्स का, और जो दूसरा नाम आता है, सेकंड नाम आता है, वो आता है ग्रैंड पेरेंट्स का। ग्रैंड पेरेंट्स, एक पेरेंट्स होता है और एक ग्रैंड पेरेंट्स होता है, और एक नाम आता है ब्रदर, ब्रदर का नाम आता है, और एक नाम आता है सिस्टर्स का, ब्रदर हो सिस्टर हो ऑफ दी पर्सन, ब्रदर हो या सिस्टर हो ऑफ दी पर्सन। आगे जरूर नोट करिएगा, इफ दे आर होली, इफ दे आर होली और मेनली, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सैड पर्सन। ये जरूर नोट कर लेना भाई। देखो, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आज, आप देखना यहां पर फैमिली की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यार। स्पाउस और जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें ऑलवेज डियर आपको फैमिली मानकर चलना है। सर बच्चे अगर सौतेले हों, स्टेप चाइल्ड हो, तो अरे चिल्ड्रन कोई सा भी हो यार, आपका चिल्ड्रन होना चाहिए बस, वो चाहे वो अडॉप्टेड ही क्यों ना हो। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, क्या उन्हें भी फैमिली माना जाए? तो लॉ ने बोला कि एज पर जीएसटी लॉ हम उनको फैमिली तब मानेंगे जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट हो, जब वो होली और मेनली क्या हो? डिपेंडेंट हो। किस पर डिपेंडेंट हो जी? सैड पर्सन पर। सैड पर्सन मतलब उस इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट हो जिसके लिए हम फैमिली की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रदर सिस्टर का नाम आ जाता है और अगर वो फुल्ली मेनली डिपेंडेंट नहीं है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वो डिपेंडेंट है, तो आप उसको यहां पर मेंबर काउंट नहीं करोगे, और जब आप उसको सेम फैमिली मेंबर काउंट नहीं करोगे तो फिर आप उसको रिलेटेड पर्सन भी नहीं मानोगे। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर, वाइल डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अच्छा सर, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां नोट करवा रहा हूं, हमने दोस्तों शेड्यूल नंबर 3 पढ़ा था, याद करो। शेड्यूल नंबर 3 मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था। व्हाट इज शेड्यूल नंबर 3? दोस्तों शेड्यूल नंबर 3 का मतलब होता है देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस which cannot be treated as supply of goods और supply of service, है ना। मैंने आपको वो सारे एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बताए थे जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है और ना ही दोस्तों सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। दोस्तों यहां पर शेड्यूल नंबर 3 में एक न्यू आपको इंसर्ट करना है, एक नई चीज डियर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा डियर। शेड्यूल 3 में एक नई चीज को और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। क्या है वो, मैं बताता हूं दोस्तों। सपोज करो डियर, ये है चाइना। सर चाइना का नाम मत लो, चाइना खतरनाक चीज है, इसने खतरनाक वायरस बनाया है। अच्छा, बनाया होगा डियर। अब ये जो चाइना है डियर, ये सपोज करो जी एक्सपोर्ट करता है, किसको? यूएसए को। देखो वैसे चाइना पर सब गुस्सा करते हैं, लेकिन चाइना से सामान मंगाना भी मजबूरी है कई लोगों की। अब मुझे एक बात बताओ, चाइना से गुड्स कहां जा रहा है जी? यूएसए जा रहा है, राइट, बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक बंदा है मिस्टर ए। ये मिस्टर ए कहां का है? आप इस एग्जाम्पल को जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये मिस्टर ए इंडिया का है, राइट। अब मिस्टर ए ने क्या किया डियर, इसने चाइना के किसी सप्लायर को ऑर्डर दिया और इसने ये कहा ऑर्डर में कि भाई तुमको सप्लाई देनी है। अच्छा जी, और जो सप्लाई तुमको देनी है, ये सप्लाई जो तुम दोगे, सपोज इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, और आपने चाइना वाले सप्लायर को मिस्टर ए ने क्या कहा कि तुम ये सप्लाई सीधे यूएसए दे देना, राइट। डायरेक्टली जो गुड्स है वो कहां भेज दिया जाएगा? यूएसए।
तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सप्लायर चाइना में बैठा है चाऊ माऊ, तो ये जो चाऊ माऊ चाइना में बैठा है दोस्तों, ये गुड्स की सप्लाई कहां दे रहा है? यूएसए में दे रहा है। किसके कहने पर दे रहा है? मिस्टर ए, इंडिया वाले के कहने पर दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं डियर, इंडिया के अंदर ये गुड्स नहीं आया, ये यूएसए डायरेक्ट गया है चाइना से, ये इंडिया की टेरिटरी में आया ही नहीं, जबकि ऑर्डर मिस्टर ए ने दिया है, पेमेंट भी मिस्टर ए करेगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि आप रेसिपिएंट तो ए को ही मानोगे, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है? मिस्टर ए कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं डियर, इसे भी एज पर शेड्यूल नंबर 3 सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई आउटसाइड इंडिया से सप्लाई आउटसाइड इंडिया में दे रहा हो, और किसके कहने पर दे रहा हो? इंडिया में कोई पर्सन बैठा है उसके कहने पर दे रहा हो, तो इसे सप्लाई नहीं मानना है। आप इस चीज को थोड़ा वर्ड्स में नोट कर लो, क्योंकि आपको इसे जरूर रिवाइज करके जाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फटाफट से नोट कर लो भाई। वन ऑफ सच एक्टिविटी ऑब्लिक ट्रांजेक्शंस, वन ऑफ सच एक्टिविटी ऑब्लिक ट्रांजेक्शंस इज सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम a place in the नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अच्छा, मैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को शॉर्ट में क्या बोलता हूं? एनटीटी, राइट। टू अनदर प्लेस इन एनटीटी विदाउट सच गुड्स entering into India, है ना? विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। तो आप यहां पर लिखेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? साफ नोट कर लेना, नॉट अ सप्लाई। ये दोस्तों सप्लाई नहीं है, इसको आप सप्लाई नहीं कहोगे एज पर शेड्यूल नंबर 3। इस पर बहुत कंफ्यूजन था दोस्तों, गवर्नमेंट ने वो कंफ्यूजन खत्म कर दिया है, इसे शेड्यूल नंबर 3 में डाल दिया गया है। और जो चीज शेड्यूल 3 में चली जाती है, इट इज नॉट अ सप्लाई माय डियर फ्रेंड। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा कि ये सप्लाई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। और अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो करवाने वाला हूं। दिल थाम कर बैठिएगा। सर ये क्वेश्चंस हमें कहां से मिलेंगे? मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर वाइज दूंगा, फुल्ली अमेंडेड दूंगा एज पर योर एग्जाम। इसीलिए डियर चैप्टर वाइज दे रहा हूं, राइट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ये क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये एक तरह से चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप इसको स्टडी मटेरियल में जाकर देखोगे तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर 1 डियर जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था उसका है, उसका भी डियर एक क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस भी कर चुका हूं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसमें स्टडी मैट के भी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, जो ICAI का स्टडी मैट है। और दोस्तों जो CMA का स्टडी मैट है डियर, उनके क्वेश्चंस को भी हम
अलग से क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दे देंगे, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी कवर हैं और जो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे। तो सीए वाले हो या सीएमए वाले हो, मस्त रहो। आप लोगों को मैं डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पर बनाकर देने वाला हूँ, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी रीड कर सकते हो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है, बहुत सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंपल है जी। वेदर ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजेशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हो तो जरा सोचो डियर, हल्का सा दिमाग पर जोर डालो, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए टाइटल का ट्रांसफर होना जरूरी है? यस, बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को करने से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डाउट्स भी क्लियर होंगे और आगे चलकर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। दोस्तों याद करो, मैंने आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 पढ़ाया था, राइट? मैंने आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 पढ़ाया था। वहां पर यह लिखा था दोस्तों कि जब भी हम टाइटल को ट्रांसफर करते हैं, टाइटल को, और अगर हम पोजीशन को भी ट्रांसफर कर दें तो दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जहां टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, ओनली आप उसका पोजीशन देते हो डियर, ठीक है? टाइटल ट्रांसफर नहीं करते हो, आप पोजीशन देते हो और टाइटल आप एट अ फ्यूचर डेट ट्रांसफर करते हो, जैसा हायर परचेज के केस में होता है, जैसे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाले केस में होता है, याद करो, तो भी डियर उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। ये सारी बातें डियर मैंने आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 में बताई थी। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, इसका ए पार्ट तो आप कर सकते हो, सिंपल है, आपको मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हम बी पार्ट पर आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बी पार्ट थोड़ा सा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। रमन इज आर्किटेक्ट इन चेन्नई। रमन क्या है जी? चेन्नई में आर्किटेक्ट है। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज अ वेल नोन लॉयर। वेल नोन लॉयर है ना, उनका जो भाई है वो वेल नोन लॉयर है। रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। तो दोस्तों रमन ने क्या किया जी? लीगल एडवाइस ले ली। कहां से ले ली? फ्रॉम, है ना, रमन ने लीगल एडवाइस ले ली अपने भाई लंदन में जो है उससे। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इसको सप्लाई माना जाए या ना माना जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन 4 आप पढ़ सकते हो, वहां लिखा हुआ है कि इसको सप्लाई माने या ना माने। दोस्तों यहां पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखो मैंने आप लोगों को शेड्यूल 1 पढ़ाया था, आपको शेड्यूल 1 याद भी आ गया होगा। शेड्यूल 1 में मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बोले थे और मैंने ये कहा था कि ये वो ट्रांजैक्शन है कि अगर यहां कंसीडरेशन नहीं भी होगा दोस्तों तो भी इसको सप्लाई माना जाता है। लेकिन जब आप उन ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हो शेड्यूल 1 में तो वहां पर रिलेटेड पर्सन का नाम आता है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपका ब्रदर अगर वेल नोन लॉयर है, लंदन में है और आप उससे इंडिया में सर्विस ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और वहां पर दोस्तों शेड्यूल 1 में इंपोर्ट ऑफ सर्विस का नाम था, लेकिन वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन है, यहां भी विदाउट कंसीडरेशन है। लेकिन दोस्तों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, वो रिलेटेड पर्सन ही नहीं है। सर ब्रदर तो रिलेटेड पर्सन होता है। अरे ब्रदर रिलेटेड पर्सन कब होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ब्रदर रिलेटेड पर्सन तब होता है डियर जब वो आप पर डिपेंडेंट हो। जब वो वेल नॉन लॉयर है तो वो डिपेंडेंट कहां है? देखो सारी बातें क्वेश्चन वाला नहीं बोलेगा यार, आपको माइंड लगाना पड़ेगा, आपको अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा, राइट? तो आप यहां पर जब क्वेश्चन का आंसर दोगे, सपोज इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, सो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर? सबसे पहले दोस्तों आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी।
रिलेटेड पर्सन कौन होता है वो मैंने अभी आपको नोट्स में लिखवाया भी था। इसको नोट करने के बाद आप एज पर क्वेश्चन रिप्लाई करोगे कि रमन हैज रिसीव द लीगल सर्विस फ्रॉम द ब्रदर और द पर्सन इज वेल नोन लॉयर बट नॉट डिपेंडेंट ऑन रमन, सो इन दिस केस इसे हम सप्लाई नहीं मान सकते, क्योंकि शेड्यूल 1 में डियर जब आप इंपोर्ट करते हो सर्विस इंडिया के बाहर से तो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन होना जरूरी है। कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन होना जरूरी है। दूसरी बात डियर, एक बात और थी वहां पर, कंसीडरेशन चाहे ना हो लेकिन जो सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो वो आपको बिजनेस के लिए करनी है ना। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सर्विस की बात हो रही है ये फैमिली डिस्प्यूट के लिए ली जा रही है। इसका मतलब इट इज पर्सनल नेचर ऑफ सर्विस, इट इज नॉट टेकन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सो दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन, इसलिए दोस्तों हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ये सारे रीजन डियर आप लोगों को यहां पर जरूर देने चाहिए। सी पॉइंट भी बहुत अच्छा है, वो कहता है चलो मान लो रमन ये सर्विस अपने ब्रदर से अपनी बिजनेस यूनिट के लिए लेता, तो क्या आप सप्लाई मान लेते? तो भी डियर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि दोस्तों वो रिलेटेड पर्सन नहीं है ना भाई, सारी बातें पूरी होनी चाहिए। देखो आप लोग केवल चीजों को पढ़कर चले जाओगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स आपको उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए, और अप्लाई करना कब आएगा? जब आप इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और इसमें सारे क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्टेट वेदर, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी सिंपल, ये आप खुद कर लोगे मुझे नहीं लगता। सिंपल है, आपको बताना है भाई किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोले, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोले, ये आप कर सकते हो। आपको मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये मुझे काफी अच्छा लगा क्वेश्चन, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी क्लास में। इसमें लिखा है बताओ भाई बताओ, वेदर फॉलोइंग सप्लाई अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। सेक्शन 8 पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या आप फॉलोइंग सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई बोलोगे? दोस्तों अगर आप होटल में जाते हो और वहां पर आपको 4 डेज और 3 नाइट का पैकेज दिया जाता है, राइट, और साथ में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी मिलती है अलोंग विथ रूम अकोमोडेशन। दोस्तों ऐसा बहुत सारे होटल्स में होता है कि वो खाने की सर्विस है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, वो साथ में देते हैं। और ये कोई एक होटल का प्रैक्टिस नहीं है, बहुत सारे होटल्स का प्रैक्टिस है। सो इट इज इन द ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा होता है, राइट। तो जब ऑर्डिनरीली होता है तो हम इसको नेचुरली बंडल्ड बोलेंगे। और जब कोई चीज नेचुरली बंडल्ड है, जब कोई चीज नेचुरली बंडल्ड है दोस्तों, तो नेचुरली बंडल्ड के केस में हमें यह देखना पड़ेगा कि उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। उसमें हमको यह देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। तो दोस्तों मुझे बताओ, हम होटल में क्या इसलिए स्टे करने जाते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट डिनर मिलेगा, या हम होटल में स्टे करते हैं इसलिए हमें ब्रेकफास्ट डिनर मिलता है? सर हम होटल में स्टे करते हैं इसलिए मिलता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुई? होटल में रुकना। तो होटल सर्विस माना जाएगा डियर, इसे ब्रेकफास्ट डिनर नहीं माना जाएगा, इसको होटल अकोमोडेशन का सर्विस माना जाएगा। बी पॉइंट इज वेरी नाइस। टूथपेस्ट कंपनी ने ऑफर किए हैं भाई टूथब्रश अलोंग विथ टूथपेस्ट। दोस्तों ये बेचने की टेक्निक है, ये कोई नेचुरल बंडल नहीं है। आप दोनों अलग अलग बेच सकते थे, फिर भी आपने उसको ज्वाइंट करके कंबाइंड करके स्कीम निकाली। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री दे दिया जी, टूथपेस्ट लोगे तो टूथब्रश फ्री मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, और जो चीज नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है उसे फिर हम मिक्स सप्लाई बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि मिक्स में क्या करोगे, क्वेश्चन ने ये पूछा कि क्या ये कंपोजिट सप्लाई है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे फालतू आंसर भी देते हैं जबकि वो पूछा ही नहीं है। हमें पता है कि ये मिक्स सप्लाई है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि मिक्स में क्या करोगे। हमारा क्वेश्चन ये था कि वेदर इट इज कंपोजिट सप्लाई, तो आपको बोलना है ना ना इट इज नॉट कंपोजिट सप्लाई। आपको उतना ही लिखना है दोस्तों जितना पूछा गया है, एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं है, बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा ज्यादा फालतू लिखने से, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आ रहा हूं, थोड़े से आप ये समझ लो जी, मतलब एक फाइनल लेवल के हिसाब से जो क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिलेगा इस पीडीएफ के अंदर। डेलीजेंट फोर्स, डेलीजेंट फोर्स एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, राइट। उसका काम क्या है जी? ट्रेनिंग मटेरियल, गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल ऑफ एप्टीट्यूड कंटेंट प्रिंटेड फ्रॉम दुर्गा प्रिंटेड हाउस। ये एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसका काम प्रिंट करना है, वहां से आपने कोई मटेरियल प्रिंट करवाया, उस मटेरियल का जो कंटेंट था डियर वो तो डेलीजेंट फोर्स को ही देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उसी के पास उसके राइट्स हैं। लेकिन दोस्तों जो फिजिकल इनपुट होता है जिसको हम पेपर बोलते हैं, वो पेपर जो है वो उस प्रिंटिंग प्रेस वाले का ही था। मतलब दुर्गा प्रिंटिंग हाउस ने प्रिंटिंग भी करी है और साथ में पेपर भी लगाया है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है, बोलो बोलो, ये जो ट्रेनिंग मटेरियल दुर्गा प्रिंटिंग वाला दे रहा है, क्या आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या सर्विस बोलोगे? दोस्तों यहां पर आप देखो, प्रिंटिंग हाउस आपको प्रिंटिंग की सर्विस भी दे रहा है, एज वेल एज दोस्तों आपको गुड्स भी दे रहा है, पेपर भी दे रहा है। लेकिन आपने जैसे ही नाम पढ़ा तो साफ लिखा है कि दुर्गा प्रिंटिंग हाउस, मतलब उसका मेन काम प्रिंट करना है। अच्छा एक बात और बताऊं डियर, बहुत सारे प्रिंटिंग हाउस ऐसा ही करते हैं कि वो जब प्रिंटिंग करते हैं तो पेपर अपने पास से यूज कर लेते हैं, तो इट इज ए ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस, तो हम इसको कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। और मैंने इसका सर्कुलर भी आप लोगों से डिस्कस किया था जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे दोस्तों, राइट। ओके सर। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि ये कंपोजिट सप्लाई है। आपको कंपोजिट सप्लाई में ये भी लिखना पड़ेगा कि यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पर असेसमेंट होता है। देखो ये सब बातें आपको नोट करनी है, ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इनमें आपको मार्क्स तभी मिलेंगे डियर। मैंने जो आंसर आपको दिया है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन ICAI पैटर्न। ICAI की जो कॉपी चेक होती है वो इसी पैटर्न पर चेक होती है। आपको पहले पूरा लॉ समझाना पड़ेगा, उसके बाद आप फाइनल आंसर लिखोगे। इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स कंटेंट इज सप्लाइड बाई पब्लिशर, है ना, क्योंकि उसके पास यूजेस राइट हैं। फिजिकल इनपुट जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को बिलोंग करता है, लेकिन दोस्तों उसका जो मेन काम है वो सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग है। तो प्रिंसिपल सप्लाई यहां पर क्या है दोस्तों? प्रिंटिंग करना, प्रिंट करना, ये मेन चीज है दोस्तों। तो आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलोगे, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको कवर करा के चल रहा हूं, वेदर इट इज स्टडी मैट और वेदर इट इज पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। चलिए जी स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर अगर आप आओगे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। अग्रवाल कैरियर, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़े। अग्रवाल कैरियर इज अ GTA। ये जो अग्रवाल करियर है दोस्तों ये GTA है, विच इज इंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड। GTA का काम क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन करना, और उसका एज ए जनरल बिजनेस प्रैक्टिस करना पड़ता है डियर। उसको साथ में अग्रवाल कैरियर वाले को कुछ इंटरमीडिएटरी सर्विसेज भी देनी पड़ती है, जैसे लोडिंग हो गई, अनलोडिंग हो गई, पैकिंग हो गई, अनपैकिंग हो गई, ट्रांसशिपमेंट हो गया। क्योंकि दोस्तों एक बात बताओ, कस्टमर जब GTA के पास आएगा तो क्या वो अपने खुद के लेबर लेकर आएगा? नहीं। तो आपका काम केवल ट्रांसपोर्टेशन तक ही थोड़ी है, आपको गुड्स को लोड भी करवाना पड़ेगा, आपको उसकी पैकिंग, अनपैकिंग, ये सब काम करने पड़ेंगे। थोड़े समय के लिए उसकी टेम्पररी वेयर हाउसिंग भी करनी पड़ेगी। ये काम GTA को करने पड़ते हैं डियर, और एज ए पैकेज उसको सर्विस देनी पड़ती है। तो इट इज अ ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डियर कि बताओ एज पर GST लॉ ये जो सर्विस यहां पर दी जा रही है एज अ पार्ट ऑफ GTA, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है या ये एक सेपरेट सप्लाई है? दोस्तों यहां पर आंसर में क्या लिखा है? सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग आपको नोट करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको नोट करवा चुका हूं। मिक्स सप्लाई का भी मीनिंग आप यहां पर बताओगे, ठीक है। फिर आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि जो भी इंटरमीडिएटरी और एंसिलरी सर्विस GTA प्रोवाइड कर रहा है,
आर नॉट प्रोवाइडेड एज इंडिपेंडेंट सर्विस बट एज एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सर्विस, है ना। एंसिलरी है भाई, सेकेंडरी है, सपोर्टिव सर्विस है। तो दोस्तों जब इनवॉइस बनाता होगा ना जीटीए, तो वो एक टोटल वैल्यू दिखाता होगा, उसमें सेकेंडरी जो इंटरमीडिएटरी सर्विस है उसकी भी वैल्यू इंक्लूड होगी। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे दोस्तों। एक बार आंसर को जरूर पढ़िएगा कि आईसीएआई आपसे क्या चाहता है, आपको वहां कैसे लिखना है। ये जो आंसर मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज टोटली आईसीएआई बेस्ड पैटर्न। ओके सर, तो आप फाइनली ये लिखोगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप एज इट इज कॉपी करना, लेकिन ये कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा लॉ का रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी दोस्तों फुल मार्क्स मिलते हैं। और इसके लिए मैंने अजय अग्रवाल AIR 1 की कॉपी का एनालिसिस भी कर रखा है। जिनका AIR 1 आया था, मैंने उनकी पूरी कॉपी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो भी यूट्यूब पर मैंने पूरा एनालिसिस करके दिखाया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको दोस्तों बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। राइट, ओके। देयर विल बी कंपोजिट सप्लाई एंड नॉट अ मिक्स सप्लाई। इसको हम मिक्स तो नहीं बोल सकते यार, ये कंपोजिट है। अच्छा दोस्तों, यहां पर भी सिंगल प्राइस चार्ज हुई है ना। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, तो आप कंपोजिट अगर मानोगे तो फिर प्रिंसिपल सप्लाई पर जाना पड़ेगा, और प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, जीटीए सर्विस। लेकिन दोस्तों एक थोड़ा सा मुझे दूसरा व्यू भी लिखना पड़ेगा। इफ इंसिडेंशियल सर्विस आर प्रोवाइड एज ए सेपरेट सर्विस, और अगर आपने उसकी बिलिंग भी सेपरेट करी है, वेदर इन दी सेम इनवॉइस और सेपरेट इनवॉइस, तो दोस्तों फिर उसको सेपरेट सप्लाई ही माना जा सकता है। फिर हम उसको कंपोजिट नहीं मान सकते, क्योंकि नो सिंगल प्राइस, द सप्लाई विल ऑल्सो नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए मिक्स सप्लाई। मिक्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मिक्स बोलने के लिए भी सिंगल चाहिए। तो दोस्तों फिर जब आप बिलिंग में अमाउंट ही सेपरेट दिखा रहे हो, तो फिर सेक्शन 8 लगाना ही क्यों पड़ेगा। फिर तो जो भी वैल्यू है उस पर रेस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया था दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, मतलब गजब क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना डियर, कई लोगों के होश उड़ जाते हैं, कई लोगों की नींद उड़ जाती है डियर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप जैसे लॉ अगर पढ़कर भी चले गए और आपने इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं किया डियर, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों। मिसेज काजल, ओहो काजल की बात हो रही है। मिसेज काजल एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जयपुर राजस्थान की, राइट। उन्होंने फॉलोइंग सप्लाई दी है। तसल्ली से पढ़ें डियर क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन इजी वे में पढ़ के समझ लोगे, आंसर करने में टाइम उतना ही कम लगेगा, राइट। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें, उसको टाइम दे दोस्तों। मिसेस काजल एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, जयपुर की है दोस्तों, और उन्होंने कुछ फॉलोइंग सप्लाईज दी है इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट। जैसे पहला पॉइंट है, उन्होंने लैपटॉप सप्लाई किया है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलोंग विथ लैपटॉप टू ए कस्टमर ऑफ मुंबई। अच्छा, ये तो जयपुर की हैं और सप्लाई मुंबई हो रही है। तुरंत याद आ जाना चाहिए इंटर स्टेट सप्लाई है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डियर दिमाग में इमेज बनाते जाओ कि भाई ये क्या कह रहा है, राइट। अच्छा, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग दिया जा रहा है 55,000 रुपए में, जिसमें जीएसटी एक्सक्लूसिव है, मतलब अलग से है डियर। अच्छा बताओ डियर, अगर लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग देंगे तो ये कंपोजिट सप्लाई होगी या मिक्स। सर ये कंपोजिट होगी, बिकॉज इट इज अ ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस। और मेन प्रिंसिपल सप्लाई किसको मानोगे, लैपटॉप को। तो रेट ऑफ जीएसटी लैपटॉप वाली लगाओगे या लैपटॉप बैग वाली लगाओगे। सर लैपटॉप वाली लगाएंगे। सेकंड पॉइंट पर आ जाओ डियर, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स। दोस्तों 10,000 किट्स की सप्लाई होगी। अच्छा, एक किट का प्राइस कितना है जी, 50 रुपीज है, राइट। तो अमाउंट हो जाता है 5 लाख। अच्छा, इसमें भी जीएसटी एक्सक्लूसिव है। अच्छा, ये जो किट है ये आप किसको सप्लाई कर रहे हो, राम फैंसी स्टोर इन कोटा राजस्थान। दोस्तों एक राम फैंसी स्टोर है कोटा राजस्थान का। अच्छा, आप जयपुर के ठहरे, वो कोटा का ठहरा, तो भाई राजस्थान में तो फिर इंट्रा हो गई। अच्छा, किट में क्या क्या है डियर, एक तो हेयर ऑयल की बॉटल है, एक ब्यूटी सोप है, लक्स सितारों का साबुन,
एक हेयर कॉम्ब है, ओके, ऐसे किट बनाया है 50 रुपए का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों किट के अंदर 3 चीजें हैं डियर, और आप 50 रुपए का पूरा किट दे रहे हो। इट इज अ कंप्लीट बंडल। लेकिन आपको लगता है दोस्तों कि ये कंपोजिट है? ना जी ना, ये तो मिक्स है डियर। आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसे पैकेज बना के दे रहे हो। इट इज नॉट गिवन इन दी ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ ट्रेड। अब सपोज करो हेयर ऑयल की भी रेट है, ब्यूटी सोप की भी रेट है, हेयर कॉम की भी रेट ऑफ जीएसटी है, तो आप इसमें प्रिंसिपल मत देखना, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल कुछ लग भी नहीं रहा। इसमें आपको हाईएस्ट के बेसिस पे जाना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 8 वो रेट लगानी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 किट्स आर गिवन एज फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर्स। जयपुर के कस्टमर को फ्री गिफ्ट दिया गया ऑन दी ओकेजन ऑफ मिसिज काजल बर्थडे। काजल का बर्थडे है, अच्छा, तो उन्होंने अपने बर्थडे पर जो जयपुर के कस्टमर्स हैं उनको फ्री में गिफ्ट दिया है, जिसमें किट दिया है, एक हेयर ऑयल का किट है और एक ब्यूटी सोप का किट है, और किट की कॉस्ट 35 है, जबकि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट बीन टेकन ऑन द गुड्स कंटेन्ड इन द किट। तो काजल जब ये सामान खरीद के लाई होगी तो उन्होंने इनपुट क्रेडिट नहीं लिया। दोस्तों याद करो, क्या फ्री में देना सप्लाई है? हाँ सर, फ्री में देना सप्लाई है, लेकिन क्या सबको फ्री में देना सप्लाई है? ना, सबको देना तो नहीं है। फ्री में देना सप्लाई कब होता है दोस्तों? व्हेन इट इज ए मैटर ऑफ शेड्यूल नंबर 1। दोस्तों मैं जहां तक आपको बता दूं, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ शेड्यूल नंबर 1। वाई? बिकॉज आप जिसको गिफ्ट दे रहे हो वो या तो आपका रिलेटिव होना चाहिए, तो रिलेटिव तो नहीं है। दूसरी बात, अगर आप पैरा 1 की बात करोगे शेड्यूल 1 में कि सर किसी को भी फ्री में देना सप्लाई मान लो, तो डियर वहां भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन बीइंग कि पैरा 1 में जब आप शेड्यूल 1 को पढ़ते हो उसमें लिखा है कि आपने पहले आईटीसी लिया हो, तो क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया गया है कि आईटीसी इज नॉट टेकन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शेड्यूल 1 में पॉइंट नंबर सी कहीं पर भी कवर नहीं होता, और जब कवर नहीं होता है डियर तो इसका मतलब अगर कंसीडरेशन नहीं है तो हम इसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। दोस्तों हम इसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। अब प्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, क्वेश्चन काफी बड़ा है, कम से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन है डियर, अगर एग्जाम में आएगा तो। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दी गई है, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ब्रदर को फॉर हिज सन्स मैरिज फंक्शन। ब्रदर के सन का मैरिज फंक्शन है जिसके लिए ब्रदर को आपने इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दी है इंदौर मध्य प्रदेश में। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस इज 80,000, लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। दोस्तों फिर वही बात, क्या फ्री में देना सप्लाई है? दोस्तों जब जब फ्री की बात आए शेड्यूल 1 जरूर याद कर लिया करो। और मैं बता दूं डियर, यहां पर जो सर्विस आपने अपने ब्रदर को दी है उसके सन की मैरिज के लिए, तो यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ब्रदर डिपेंडेंट है। जब तक ना लिखा हुआ माने डियर, ब्रदर को डिपेंडेंट मत मानो। तो इसका मतलब ब्रदर को फैमिली नहीं माना जाएगा, फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। और फैमिली मेंबर जब नहीं माना जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, इट इज नॉट अ सप्लाई, बिकॉज रिलेटिव होना जरूरी है, रिलेटेड पर्सन होना जरूरी है। ई पॉइंट पर आ जाते हैं। 1400 चेयर हो गई और 100 कूलर्स हो गए। ये भी हायर आउट टू फंक्शन गार्डन, एक कोई गार्डन में फंक्शन होने जा रहा था, वहां पर मिसिज काजल ने, जिनका इवेंट का काम है, 1400 तो चेयर्स भेजी हैं और 100 कूलर्स को वहां पर सेंड किया है गार्डन एरिया अजमेर में, और उसका रेंट है 3,30,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। देखो क्लियरली बता रखा है कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अच्छा, इस 3,30,000 में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दी चेयर एंड कूलर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, होती भी है डियर। देखो यहां पर आप गुड्स किराए पर भी दे रहे हो, साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी दे रहे हो। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्विस। आपको कंपोजिट लगता है या मिक्स? सर ये कंपोजिट है, इट इज अ नॉर्मल ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ ट्रेड डियर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको पढ़ने से ही नॉर्मली पता लग जाएगा। तो दोस्तों
ये मुझे नॉर्मली कोर्स ऑफ ट्रेड लगता है, आपको क्या लगता है डियर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई थिंक इट इज अ ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। तो यहां पर हम दो तरह की सर्विस दे रहे हैं, हम कूलर और चेयर को रेंट पर दे रहे हैं, एज वेल एज साथ में दोस्तों हम एक काम और कर रहे हैं, हम उनको ट्रांसपोर्ट करने की भी सर्विस दे रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों जरा मुझे एक बात बताओ, जब दो तरह की सर्विस आप यहां पर दे रहे हो तो ये कंपोजिट सप्लाई लग रही है डियर। कंपोजिट में प्रिंसिपल को बेस बनाया जाता है, तो यहाँ मेन काम ट्रांसपोर्टेशन का है या चेयर कूलर देने का, तो चेयर कूलर देने का। तो जो चेयर और कूलर वाली रेट्स ऑफ ड्यूटीज हैं किराए पर देने की, वो एप्लीकेबल होगी। बहुत बढ़िया। मिसिज काजल हैज पेड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। दोस्तों काजल ने ये जो ट्रांसपोर्ट के काम को करने के लिए किसी से सर्विस ली, जीटीए से। अच्छा जीटीए कैसा है जी, अनरजिस्टर्ड है। अच्छा अनरजिस्टर्ड जीटीए सर्विस मिसिस काजल को दे रहा है, मिसिस काजल रजिस्टर्ड है। तो मैं जहां तक समझता हूं डियर, जब जीटीए कोई भी सर्विस देता है और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो जीएसटी उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही जमा कराना पड़ता है, वो भी आरसीएम बेसिस पर। याद आया आप लोगों को? नहीं आया है कोई बात नहीं, जब मैं आपको चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां रिवर्स चार्ज में ये बात मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अभी इतना सा समझ लो कि ये जीएसटी मिसिस काजल को ही जमा कराना पड़ेगा। सर किराया कितना है? 20 रुपीज है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है दोस्तों, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर ईच चेयर एंड कूलर। मतलब यूं समझ लो जी 1400 तो चेयर है और 100 कूलर है, तो टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 1500। और एक का किराया 20 रुपए है, तो ये हो जाता है जी 30,000 का रेंट हो जाता है, जिसपे जीएसटी अभी लगना बाकी है। बहुत बढ़िया दोस्तों। इंटरेस्ट भी लिया जाता है। 6400 वॉज कलेक्टेड बाई मिसिस काजल इन जनवरी फ्रॉम राम फैंसी स्टोर। ये देखो ये राम फैंसी स्टोर वाली जो बात थी दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बी पॉइंट में पढ़ाई थी। हमने राम फैंसी स्टोर को सप्लाई तो कर दी, लेकिन जो राम फैंसी स्टोर है वो हमें पेमेंट टाइम से नहीं दे पाया, उसने डिले कर दिया दोस्तों। तो डिले पर हम उससे क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट। अच्छा दोस्तों एक बात और बता देता हूं, जब मैं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर डिले का कोई इंटरेस्ट आपको मिलता है तो वो जो डिलेड इंटरेस्ट होता है उसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मान लिया जाता है। ये बात मैं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, माना चलो इंटरेस्ट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा एज पर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, लेकिन यहां पर जीएसटी इज ऑलरेडी इंक्लूसिव, जबकि आपने जो सप्लाई करी थी वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो आपको यहां बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन, सबकी दे रखी है, लैपटॉप बैग सबकी दे रखी है, सीजीएसटी एसजीएसटी और इनका टोटल हो जाता है आईजीएसटी। आपको करना क्या है दोस्तों? फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है एज द केस मे बी ऑफ मिसिज काजल। आपको मिसिज काजल का जीएसटी निकालना है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। हाँ जी, तो जनवरी के लिए जीएसटी कैसे निकलेगा दोस्तों, कैसे प्रेजेंट करोगे? ये देखो हमने यहाँ आंसर भी आप लोगों के लिए रखा है ताकि आप आंसर को प्रेजेंट करना भी सीख जाओ कि व्हाट इज द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि भाई लैपटॉप दिया है और ये सब बताना भी है कि ये नेचुरल बंडल है, राइट, और लैपटॉप यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई है। अच्छा रेट लैपटॉप वाली लगाओगे या लैपटॉप के बैग वाली लगाओगे? सर लैपटॉप वाली लगाएंगे दोस्तों। मैंने बता दिया था कि इंटर सप्लाई था, जयपुर से महाराष्ट्र जा रहा था, 55,000 है दोस्तों, आईजीएसटी लगेगा। अच्छा एक्सक्लूसिव है तो आपको 55,000 पर 18% जीएसटी लगाना है, दैट कम्स टू 9900। बहुत बढ़िया। सेकेंड पॉइंट है डियर, सप्लाई ऑफ किट्स टू राम फैंसी स्टोर। ये जो राम फैंसी स्टोर है ना, राम फैंसी स्टोर, इसको किट की सप्लाई करी है, किट की, इसको किट की सप्लाई करी है दोस्तों।
इसको किट भेजा गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो किट भेजा गया है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, ब्यूटी सोप है, एक हेयर ऑयल है, एक कॉम्ब है, लेकिन इट इज़ नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, ये मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन है। अच्छा, मिक्स में आप कौन सी रेट लगाते हो? जो हाईएस्ट वाली टैक्स रेट होती है, जो सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट होती है ना, वो लगेगी डियर। अच्छा, हाईएस्ट टैक्स रेट अगर हम तीनों में देखेंगे तो इट इज़ 14%। अच्छा, इंट्रा सप्लाई है, ये देख लो 14% आ रहा है, ये हेयर ऑयल है, ये ब्यूटी सोप है, ये हेयर कॉम्ब है, तो हाईएस्ट रेट लगेगी 14% लगेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ भी एक्सक्लूसिव है, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो 5 लाख की सप्लाई है उस पर तो जीएसटी एक्सक्लूसिव है, लेकिन जो साथ में आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है उसमें जीएसटी इंक्लूसिव है। अच्छा, रेट कौन सी वाली लगेगी? वही वाली जो जो मतलब आप मेन सप्लाई पे लगा रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट भी इसी वैल्यू में ऐड होगा, तो जो रेट आप इस 5 लाख पर लगाओगे वही रेट लगेगी। लेकिन ध्यान रखना 14 + 14 मतलब 28% जीएसटी है, और वो 6400 में इंक्लूड है। तो अगर मैं एक्सक्लूड करूं तो कैसे करूंगा जी? 100 डिवाइडेड बाई 128, तो इससे हमारा वैल्यू निकल कर आएगा 5000। ये वैल्यू एक तरह से एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा। 5 लाख हमारा ऑलरेडी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो टोटल वैल्यू होगी 5,05,000। हमें जो जीएसटी कैलकुलेट करना है वो 5,05,000 पर कैलकुलेट करना है। कोई भी डाउट कंफ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, या मेरे व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है इस पर मुझे मैसेज करें। तो आप यहाँ 14% सीजीएसटी कैलकुलेट करोगे, 14% एसजीएसटी कैलकुलेट करोगे। ऐसा हमने क्यों किया डियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कस्टमर को फ्री में गिफ्ट देना इज नॉट ए सप्लाई, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1, बिकॉज द पर्सन इज अनरिलेटेड कस्टमर। तो कोई जीएसटी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन लिखना जरूर है डियर। अगर आप रीजन नहीं दोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि इट इज नॉट कवर्ड इन शेड्यूल 1, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रीजन आप ऊपर मेन पार्ट में भी दे सकते हो, नीचे वर्किंग नोट बनाकर भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 4 में हम इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपने ब्रदर को, उसके सन की मैरिज के लिए। ये भी नहीं माना जाएगा, बिकॉज यहाँ भी अनरिलेटेड पर्सन है, बिकॉज ब्रदर इज नॉट डिपेंडेंट, तो इसे भी कोई जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना, पर नोट जरूर लिखना है दोस्तों, अदरवाइज मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड। ओके सर। चेयर कूलर की बात करें तो टोटल अमाउंट 3,30,000 होता है, क्योंकि 3 लाख तो चेयर और कूलर का किराया है, और इसमें आई थिंक 3,30,000 ही है। प्राइस जो है ना वो 330 है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टोटल 1500 यूनिट्स होती हैं, 1500 यूनिट, 20 रुपये जो है यहाँ पर, नहीं ये रहा 1500 चेयर और कूलर का टोटल किराया 330 होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से है 30,000। तो दोस्तों सबसे पहले आप 330 का जीएसटी निकाल लो, और जो भी रेट ऑफ जीएसटी आपको दे रखी है चेयर कूलर के केस में क्या दे रखी है जी, ये देखो, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर कूलर 6%। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है डियर, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाता है डियर ऐसा क्वेश्चन करने पर। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तोते उड़ जाते हैं डियर, गलती हो जाती है, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़कर जरूर जाना, और ये सारी बातें नोट करना। नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं है, कोई नहीं चलेगा, आप नोटिफिकेशन नंबर को याद करने के चक्कर में मत पड़ो, बस जो मेन कंटेंट है वो लिखो। मैंने अजय अग्रवाल की कॉपी में दिखाया भी है बच्चों को कि देखो अजय अग्रवाल ने नहीं लिखे हैं नोटिफिकेशन नंबर, सेक्शन नंबर तक नहीं लिखे, फिर भी फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। राइट, लास्ट था चेयर कूलर की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपने किसी से ली है, राइट, आपने किसी से ली है, तो 330 के अंदर 30,000 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, क्योंकि आप तो कस्टमर से 330 चार्ज करोगे, तो दैट इज योर आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई पर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन साथ में जो 30,000 पर आप जीएसटी है वो भी आपको देना पड़ेगा, राइट, वो भी आपको देना पड़ेगा डियर, क्योंकि ये एक तरह से आपका यूं समझ लो आरसीएम बेसिस की टैक्स लाइबिलिटी है। वो जो ऊपर पढ़ रहे हो वो आउटवर्ड सप्लाई पर है, नॉर्मल चार्ज है, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये आरसीएम है रिवर्स। अब आप कहोगे सर 30,000 पर 2 बार लग गया, नहीं लगा डियर,
जो 30,000 पर जीएसटी अभी लगा है ना आरसीएम बेसिस पर, ये इनवर्ड सप्लाई है, इसका आपको टोटल आउटवर्ड सप्लाई में से क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा, राइट। लेकिन ये आपको पहले पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो 30,000 जो रेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, उस पर 750 अमाउंट आएगा, क्योंकि 2.5% रेट है। तो जो भी रेट ऑफ जीएसटी है ऑन जीटीए सर्विस वो आपको लगानी है। तो टोटल जीएसटी लाइबिलिटी ये निकल कर आएगी, राइट। ये टोटल जीएसटी लाइबिलिटी हमारी निकल कर आएगी। नीचे छोटा सा नोट डालना पड़ेगा, कंपोजिट सप्लाई के बारे में बताना पड़ेगा, है ना, कूलर वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा। ये आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 11 इज वेरी सिंपल, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से डियर ये सप्लाई चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करवाए हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और चैप्टर 1 का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो। स्टार्टिंग वीडियोज़ में शायद 2nd और 3rd वीडियो है, उसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है CA डॉक्टर अमित खांडल, राइट। तो आप वहाँ से ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ डियर आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो। लास्ट में एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, बुझी क्षमा भी जल सकती है, बुझी क्षमा भी जल सकती है, कश्ती भी तूफानों से निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों अपना वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए और एंजॉय करिए स्टडीज को, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी क्लासेस। अब आपको एक और क्लास हमारी मिलेगी 15th नंबर की क्लास, उसके बाद आपको हमारी एप्लीकेशन से ही क्लासेस मिल पाएगी। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिया है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।